नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपके लिए औषधि फसलों के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो किसान भाइयों में एक फसल ऐसी होती है जिसके लिए हम ब्लू कॉर्नफ्लावर बोलते हैं। ब्लू कॉर्नफ्लावर का मतलब होता है एक नीले फूल वाली खेती होती है। ये जो फसल है इसकी खेती करने से किसान भाइयों को अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी आपके लिए बताते हैं, वीडियो पूरी देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक सारी जानकारियां ब्लू कॉर्नफ्लावर की खेती से करने की देंगे। सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो जो नीले रंग का फूल है वो काफ़ी अच्छी उसकी मार्केट वैल्यू है और उसकी खेती करने के लिए जो समय है, उपयुक्त समय आपका अक्टूबर का महीना रहता है। अक्टूबर और नवंबर का महीना। अक्टूबर के महीना में उसकी नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी बनाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है और इसका जो बीज है वो मार्केट में 4,000 से लेके 6,000 रुपये प्रति किलो तक इसका बीज मिलता है। किसान भाइयों, 1 बीघा खेत की नर्सरी बनाने के लिए 50 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 50 ग्राम बीज के लिए अगर हम बात करें तो 50 ग्राम बीज की जो कीमत है वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 4,000 रुपये किलो के हिसाब से आपका बीज मिलता है और 1 किलो बीज आपका समथिंग 20 बीघा खेत में हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम मात्रा में हम अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब ब्लू कॉर्नफ्लावर की हम नर्सरी बनाते हैं तो नर्सरी बनाते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसका जो बीज है वो काफ़ी हल्का बीज होता है। जो सौंफ होती है, सौंफ के नुमा इसका बीज होता है, लेकिन बीज पर थोड़े से रेशे लगे होते हैं जिससे कि वो बीज थोड़ा सा पृथक होता है सौंफ से। जब इसकी नर्सरी बनाते हैं तो खेत के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे लिए 1 एकड़ खेत में नर्सरी इसकी 1 एकड़ खेत में अगर हमें कॉर्नफ्लावर की खेती करनी है तो हमारे लिए 300 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो 300 ग्राम बीज की अगर हम नर्सरी बनाते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, एक क्यारी बड़ी बनाते हैं, उस क्यारी के अंदर छोटी छोटी हम 5-6 क्यारियां बना लेते हैं और उन क्यारियों में अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा करके, भुरभुरा करने के बाद में अच्छे से खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद हम मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं जिससे कि घास पात होती है उसको सारी को निकाल दिया जाता है। इसके बाद में इसकी जो नर्सरी बनाते हैं उससे पहले हमारे लिए खेत में कुछ कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अपने खेत में कंपोस्ट मिला लेते हैं। कंपोस्ट के साथ साथ जो कुछ सोइल बॉर्न डिजीज लगते हैं और कुछ आपका जो ज़मीन से संबंधित जो कीड़े हैं वो लगते हैं, तो उसकी रोकथाम करने के लिए हमारे लिए आवश्यकता पड़ती है नीम की खली की। नीम की खली 5 किलोग्राम हमें नीम की खली लेनी है और प्लस उसके साथ में हमारे लिए 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है। इस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हमको उस मिट्टी में अच्छे से मिला देना है जिससे कि कोई भी सोइल बॉर्न डिजीज हमारी जो फसल है उस पर ना लगे और पौध अच्छी हो। इसके साथ साथ जो हमारी जो भी दीमक लगने वाली है या कोई और कीट लगते हैं, उन कीटों से उसकी रोकथाम अच्छे से की जा सके, इसके लिए हम इसमें नीम की खली लगाते हैं। किसान भाइयों, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में खेत में हल्का पानी भरते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ये विशेष ध्यान रखना है। खेत में पानी हल्का भरना है। पानी भरने के पश्चात जब हम देखें कि पानी हल्का हल्का उसका रुक गया और पानी सूखा नहीं है लेकिन पानी थोड़ा कम होने लगा है, उस समय हमको खेत में जो बीज हमारे पास है उस बीज के लिए ऊपर से बो देना है। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि बीज को ऊपर से बोना है। अगर बीज को मिट्टी में मिला देते हैं तो समस्या ये आती है कि बीज का अंकुरण पूर्णतः नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जो बीज अगर ज़मीन की गहराई में पहुंच जाता है तो वो बीज आपका सड़ने की संभावना रहती है जिससे कि उसका अंकुरण कम हो पाता है। तो बीज के लिए हमको ऊपर से ही बोना है, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि खेत में ना तो ज़्यादा पानी हो ना ही खेत सूखा हो। खेत में पानी हो लेकिन चिपचिपापन हो। जब खेत में चिपचिपापन होता है उस समय पे हमको उस बीज के लिए बुरका देना है, खेत में बिखेर देना है। खेत में बिखेरने के पश्चात में हम देखेंगे तो तीसरे दिन तक बीज का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। जब बीज का अंकुरण हो उस समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर हवा तेज चल रही है या पछादी चल रहा है
और खेत में ड्राइनेस आ रही है तो एक हल्की सी सिंचाई आपको खेत में कर देनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में पानी ज़्यादा नहीं भरना है, पानी हमेशा कम लगाना है, हल्की सिंचाई करनी है जिससे कि आपके जो बीज है वो पूर्णतः अंकुरित हो जाए और बीज सूखा ना रहे। जब आपकी नर्सरी का जर्मिनेशन हो जाता है फिर आपको नर्सरी की टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करनी होती है। पानी बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आपको लगे कि खेत में ड्राइनेस है, खेत में शुष्कता है, उस समय पे आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे कि पानी सिर्फ खेत में घूम के निकल जाए, खेत में भरना पानी नहीं चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में जब आपकी कॉर्नफ्लावर 20 दिन की हो जाती है तो आप ये मान लीजिए कि कॉर्नफ्लावर आपकी रोपाई के योग्य हो जाती है। जब 25 दिन की कॉर्नफ्लावर हो जाती है तो उसका जो पौधा है वो आपका 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। उस समय पे आपके लिए खेत में इसकी रोपाई करनी है। तो किसान भाइयों, रोपाई करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जब आप ब्लू कॉर्नफ्लावर की रोपाई करते हैं उस समय पे सबसे पहला काम यह है कि खेत को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। खेत में आपको 2 जुताई हैरों से लगानी है, उसके बाद में आपको 2 जुताई कल्टीवेटर से लगानी है। उसके बाद खेत को समतल कर लेना, अच्छे से उसकी पडलिंग कर लेनी है पाटा लगाकर। उसके बाद में आपको अपने खेत में रेस बेड बनाने हैं। रेस बेड बनाने के लिए आप चाहे आलू बोने वाली मशीन से आप रेस बेड बना सकते हैं। अगर आलू बोने वाली मशीन से नहीं बनाते हैं तो आप फावड़े से भी रेस बेड इसके बना सकते हैं। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी कॉर्नफ्लावर की रोपाई करनी है उसको रेस बेड पे करना है। अगर रेस बेड नहीं बनाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि आप बरसात, हालांकि सर्दियों में अक्सर बरसात होती है, जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो खेत में पानी भर जाता है और पानी भरने से आपकी जो फसल है उसमें नुकसान हो जाता है। तो आपको फसल में जल भराव से नुकसान ना हो इसके लिए खेत में रेस बेड बनाना अति आवश्यक है। रेस बेड बनाने के पश्चात आपको खेत में हल्की सिंचाई करनी है जिससे कि आपके जो रेस बेड है वहां तक नमी पहुंच पाए। भरना नहीं है पानी, बस पानी को उसमें घुमा के निकाल देना है जिससे कि जो आपका रेस बेड है वो सारे के सारे अच्छे से गीले हो जाएं। फिर आप ब्लू कॉर्नफ्लावर की इसमें रोपाई, आप साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आपकी 1.5 फीट, बस इतना आपको इसमें डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो पौधा है जब बढ़ता है तो शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अगर आप घना लगा देंगे तो पौधा कम बढ़ेगा, शाखाएं कम निकलेंगी, कम शाखाएं निकलेंगी तो फूल कम आएगा, फूल छोटा आएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना कि आपको इसका जो उत्पादन है वो फूलों से लेना है। तो फूलों से इसका उत्पादन लेने के लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी का जो डिस्टेंस है वो कायदे से मेंटेन करना है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल की रोपाई हो जाती है आपको रूटेक्स नाम से एक आपका रसायन आता है। वो रसायन कम और बायो इस प्रकार से दवा होती है, मतलब बायो में ही होती है। तो रूटेक्स का अगर आप खेत में पानी लगाते हैं, उसकी ड्रेंचिंग करते हैं तो जड़ों को बहुत जल्दी मिट्टी पकड़ती है जिससे कि जड़ों का विकास बहुत जल्दी से होता है। तो आप रूटेक्स की रोकथाम करने के लिए सिंपल इसमें निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। अगर आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, किसी हर्बिसाइड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फसल पर भी नुकसान हो जाता है। दूसरा, इसका जो फ्लावर है, फूल है, वो अगर आप कहीं भी आगे सेल करते हैं, बेचते हैं तो उसमें केमिकल के कंटेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो मार्केट वैल्यू उतनी बेटर नहीं मिल पाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको इसमें केमिकल दवाइयों का बहुत ही कम या ना के बराबर उपयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल की निराई गुड़ाई कर देते हैं उस समय पे इसमें ब्रांचेस बननी प्रारंभ हो जाती हैं और इसमें जब आपकी फसल रोपाई कंपनी का आता है जो कि ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आप चाहें तो ग्रेनुअल फॉर्म में लें या लिक्विड फॉर्म में लें। बेहतर होगा कि लिक्विड फॉर्म में लें। लिक्विड वाला अगर आप सागर का लेते हैं तो उसका छिड़काव करते हैं, फोलियर स्प्रे पर जब उसका छिड़काव करते हैं तो आपके पौधों के लिए बहुत अच्छे से उसकी मात्रा मिल पाती है जिससे कि आपकी जो फसल है वो कायदे से उसकी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, हमारे लिए इसकी जो फसल की वानस्पतिक वृद्धि है उसको करने के लिए
2 महीने का इंतजार करना होता है। 2 महीने फसल की रोपाई के बाद में हम देखते हैं इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, फूल आना इसमें प्रारंभ हो जाते हैं। जब इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं तो फूल कुछ इस तरह के होता है। फूल इसका जो नीले रंग का फूल होता है, और नीले रंग का जो फूल होता है उस फूल की पंखुड़ियां आपकी काम आती हैं। जब फूल पूर्णतः खिल जाता है तब आपको फूल की तुड़ाई आराम से करनी होती है, जिससे कि पौधे पे किसी प्रकार की क्षति ना हो। फूलों की आपको तुड़ाई करके और फूलों के लिए आपको धूप में सुखाना है। सुखाते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि जहां भी आप फूलों को सुखा रहे हैं वहां किसी प्रकार की गंदगी ना आए। जैसे कि मिट्टी के अवशेष जब उसमें आएंगे तो आपकी जो फूलों की कंडीशन है वो ठीक नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं क्वालिटी आपकी डाउन हो सकती है। क्वालिटी डाउन होगी तो फिर आपको उसका अच्छा रेट नहीं मिलेगा। दूसरा, उसमें कोई जानवर आ सकता है, जानवर उसमें गंदगी कर सकता है। उस गंदगी से बचाने के लिए बेहतर होगा कि आपको नीचे जब आप इसको सुखा रहे हैं तो नीचे प्रॉपर त्रिपाल या पॉलीथीन बिछाकर उसके ऊपर आपको ये फूल सुखाना है। सुखाने के पश्चात जब आपका फूल पूर्णतः सूख जाए फिर उसके लिए पेटल्स को अलग करना है और उसका जो डंठल है उसको अलग करना है। डंठल आपका किसी काम का नहीं होता है, डंठल को फेंक देना है। जो पेटल्स इसकी बचती हैं उन पेटल के लिए आप स्टोर करते रहते हैं। जब आपकी ये पेटल्स अच्छी मात्रा में हो जाती हैं फिर आप इनकी बिक्री कर सकते हैं। इसके रेट के बारे में आपको बता दूं, इसके जो रेट है वो लगभग 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक इसका रेट बड़े आराम से मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉर्नफ्लावर का रेट आपका 700 से 800 रुपए किलो तक चला जाता है, जो पेटल्स का रेट है। और 1 बीघा में जो पेटल्स हैं वो आपकी 40 से 50 किलो तक पेटल्स निकलती हैं। अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो आपका लगभग 3 कुंटल से लेके 4 कुंटल तक पेटल्स आपके खेत में निकलती हैं 1 एकड़ में, जो कि ड्राई पेटल्स है। एक अगर मैं बात करूं 1 किलो की, तो 1 किलो आपका अगर 500 रुपए का रेट लेकर चलें तो 40 किलो पेटल्स आपका 20,000 रुपए का हो गया, ठीक है। और 50 किलो हो रहा है तो 25,000 का हो गया। इस प्रकार से आपका जो पेटल्स का रेट इसका मिलता है। आपको इससे 2 चीजें मिलती हैं, पेटल्स भी मिलते हैं और आपको इससे सीड भी मिलता है। आपने जब बीज बोया तो आपने 4,000 रुपए किलो खरीदा। जब आपकी फसल पक जाती है तो आप भी अपने खेत से 10-5 किलो बीज जरूर निकालेंगे, तो उसका भी रेट आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। तो आपके लिए ब्लू कॉर्नफ्लावर से 2 तरह का उत्पादन मिलता है। एक तो इसके फूल मिलते हैं, दूसरा इसका बीज मिलता है। बीज का रेट अलग रहता है और पेटल्स का रेट अलग रहता है। बीज आप निकाल के स्टोर करके कायदे से अपने घर में अच्छे से उसको रख सकते हैं, जिससे कि वो बीज खराब ना हो। अगले साल के लिए अन्य किसानों के लिए आप उस बीज को बेच सकते हैं, या फिर कंपनियां भी इस बीज को खरीद लेती हैं। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको ब्लू कॉर्नफ्लावर से संबंधित कुछ जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी। किसान भाइयों, मैं आपको इसी तरह से खेती बाड़ी से जुड़ी वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। काफ़ी दिनों में मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो आप लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखते रहें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं बताना भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा था। मेरा मोबाइल नंबर है 9675337182। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लू कॉर्नफ्लावर की खेती कराने के लिए मैं भी कहीं ना कहीं किसान भाइयों की मदद कर सकता हूं। मैं आपके लिए बीज दिलवा सकता हूं, मैं आपके लिए मार्केट लिंकेज करा सकता हूं। तो आप अगर इसकी खेती करते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आपको जानकारियां अच्छी से अच्छी मिलती रहें। धन्यवाद किसान भाइयों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता।